नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि आग लगेगी तो सिर्फ लकड़ियां ही नहीं जलेंगी, बल्कि चिंगारी उड़ करके हवा को भी राख बना देंगे। अब आग से चिंगारी उठती है और हवा को भी वो खाक बना देती है, राख में तब्दील कर सकती है। और दोस्तों वही हुआ है बीते कल के दिन मिडल ईस्ट के अंदर। ईरान ने बीती कल की रात वो कर दिखाया जो दुनिया ने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखा था कि अमेरिका के ऊपर कोई देश आखिरकार हमला कभी कर सकता है क्या, बस केवल फिल्मों में दिखाया गया था। बट बीते कल के दिन ईरान ने यहाँ पर अमेरिका के एयरबेस पर बॉम्बार्डिंग करी है, मिसाइलों की बारिश करी है। और लास्ट वीक आपको याद होगा कि यूएसए ने मतलब कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था और काउंटर स्ट्राइक करते हुए बीते कल के दिन अब ईरान ने यूएसए के ऊपर हमला कर दिया है। और दोस्तों ये जो एक्शन है ईरान का, ये एक्शन काउंटडाउन की तरह है उस वर्ल्ड वॉर 3 का जिसे दुनिया टालना चाहती थी। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि हमला कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मरे और अब आगे क्या हो सकता है, और इस तमाम एक्शन का, इस काउंटडाउन का इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो गाइस, हमको ध्यान रखना है कि ये जो संघर्ष है ईरान और इजराइल के बीच में, जो टांग अड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप का ये एक्शन उनके ऊपर ही बहुत भारी पड़ चुका है। मतलब कि इन्होंने करा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने 2 वीक का समय लिया था कि मुझे 14 डेज़ का समय चाहिए सोचने के लिए। अचानक से 2 दिन बाद ही इन्होंने क्या करा, उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी ईरान के ऊपर। उसके 3 जो उसके बहुत बड़े न्यूक्लियर प्लांट थे उसके ऊपर इसने बॉम्बार्डिंग करी है। एक्चुअली यहाँ पर इसके बाद में जो अमेरिका की जो संसद है, जिसे हम कांग्रेस के नाम से पुकारते हैं, इसकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के अंदर सांसदों ने इस समय ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट मतलब कि महाभियोग की सिफारिश करी है कि इसको इसके पद से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी इतने बड़े देश को किसी युद्ध के अंदर झोंक रहे हो, आपको सबसे पहले यहाँ पर संसद से, कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है, पूरी सलाह मशवरा करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप अपनी आर्मी को एक्शन के लिए बोल सकते हो कि आप जाकर के वहाँ पर हमला करो। बट ट्रंप ने किसी से नहीं पूछा। ट्रंप ना तो दोस्तों यहाँ के कोर्ट को मानते हैं, ना ही यहाँ के संविधान को मानते हैं। और इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करके साफ साफ ये जाहिर कर दिया कि हमने संविधान को भी कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया इस हमले के बाद। अमेरिका के संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए, आपको याद होगा ना कि किस तरह से अजीबोगरीब एक्शन ले रहे हैं। और इस एक्शन के बाद में इन्होंने पूरे अमेरिका को भी एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। क्योंकि ईरान अकेला देश नहीं है, ईरान के साथ में एक बहुत बड़ी शक्ति और भी है जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार है। मैं बात कर रहा हूँ रूस के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ चीन के बारे में। आपने उन देशों के साथ भी पंगा लिया है। अब इसका खामियाजा मतलब कि एक इंसान की गलती का खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। और इसी वजह से अमेरिका की जनता सड़कों पर आ चुकी है। वो ट्रंप की सरकार को गिराने के लिए काफ़ी आतुर है। और संसद के अंदर, इस कांग्रेस के अंदर कह सकते हैं 78 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने साफ साफ ये बोला कि यहाँ पर ट्रंप के ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए, इनको इनके पद से हटाना चाहिए। शायद इनकी कुर्सी पर एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। बम वहाँ फूटा लेकिन तबाही इनकी कुर्सी के नीचे मची है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो संघर्ष है 21वीं सदी का संघर्ष है, जिसके अंदर 21वीं सदी में 195 देश है, जिसमें से 9 देशों के पास में परमाणु हथियारों की बहुत बड़ा जखीरा तैयार है। 9 देश भी इस युद्ध के अंदर कूद सकते हैं और कूदने की संभावना काफ़ी अधिक है। सोचिए क्या होगा। और ईरान के पास भी शायद बैकेंड में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रखा है इसने। वैसे भी क्या पता उसने बैकेंड में कोई परमाणु हथियार बना भी रखा हो। अगर नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं, रूस ने साफ साफ बोल दिया कि आओ तुम हमारे पास में, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भाई मदद तो वो करेगा क्यों नहीं करेगा। जब ट्रंप यूक्रेन की हेल्प कर सकता है रूस के दुश्मन की, तो उस समय रूस के पास में भी इस समय बहुत बड़ा निंजा ट्रिक है कि मैं करूँगा हेल्प ईरान की, ना हींग लगना फिट करी, मैं मतलब कि बंदूक चलाऊँगा ईरान के कंधे पर रख करके यूएसए के ऊपर ठाएँ। ये हो सकता है। 21वीं सदी में हमने सोचा था कि कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में क्या यूनाइटेड नेशंस है जिसका काम है युद्ध को संभालना, युद्ध को रोकना, सीज फायर करवाना। लेकिन वो केवल क्या करता है, अपना ऑनलाइन टाइपिंग करके निंदा कर देगा देशों की, या फिर सिंपल बोल देगा युद्ध मत करो, शांति वार्ता पे आप कर लो, एक काम करो। बस ये तो करता क्या ये। क्योंकि यूएन ना केवल 5 जो इसके पास वीटो पावर देश है, केवल उनके इशारों पर चलता है। बस ये उनकी कठपुतली है। बाकी जो 193 देश है यूएन के अंदर, इसमें से 5 माइनस कर दीजिएगा, बाकी देश बस केवल देखते रहते हैं कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लो अपने अकॉर्डिंग एक्शन। अब बात करते हैं कि हमला बीती कल की रात कहाँ और कैसे हुआ। एक्चुअली ईरानी ने बीती रात इराक और सीरिया में स्थित 2 जो अमेरिकी बेस है, एक का नाम है दोस्तों अल असद एयरबेस जो इराक के अंदर स्थित है, और सेकंड आपका है अल तनक जो सीरिया में स्थित है। यहाँ पर इसने 12 बैलिस्टिक मिसाइल को बूम 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 मतलब कि मिसाइलें दागी थी।
और ये हमला एक्चुअली तेहरान के अगर हम देखेंगे समय अनुसार रात को 11:40 के आसपास हुआ, यानी कि लगभग उसी समय जब लास्ट वीक अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम्बार्डिंग करी थी। बस आपने वो ऑपरेशन चलाया, हमने आपके पास काउंटर स्ट्राइक करके हमने ये ऑपरेशन चला दिया। सोचिए, इस मिसाइल में 12 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें से 9 मिसाइलें बिल्कुल टारगेट को हिट करी गई हैं, मतलब कि 9 मिसाइलें बिल्कुल सटीक स्थान पर लगी है, जो ईरान की सबसे बड़ी चॉइस थी। और 3 मिसाइलों को यहाँ पर यूएस की आर्मी ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब कि वहीं पर इसको रोक लिया, तबाह कर लिया। 12 में से दोस्तों 9 मिसाइल प्रयोग में आई है। कितनी प्यारी इसकी एक्यूरेसी है, देखिएगा। लेकिन नुकसान दोस्तों फिर भी काफ़ी बड़ा हुआ है इस समय, बीते कल के दिन। अब इस समय यूएसए का, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ट्रंप की यह पागलपंती इसके देश के लिए काफ़ी भारी पड़ चुकी है, और वैसे भी काफ़ी भारी पड़ रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी थी और यहाँ की जनता सड़कों में आ चुकी थी, तब भी इसकी सीट को लेकर काफ़ी खतरा बना हुआ था। तीसरे कार्यकाल का ये सपना देख रहे हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का सपना पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कर्म ना कुछ खास अच्छे है नहीं। आते ही आप लगातार कुछ धमाके कर रहे हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अपने शायद इसका आपा खो दिया है, इसका आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। अब बात करते हैं कि आखिर का नुकसान कितना हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ एक डाटा तो डायरेक्ट दोस्तों कोई शेयर नहीं करता है कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि छवि अपनी खराब हो जाएगी वैसे स्तर पर, यार उसकी तो किरकिरी हो गई, उसके इतने लोग मारे गए देश के अंदर। कोई भी एग्जैक्ट डाटा कभी भी शेयर नहीं करेगा, बस लमसम में बोल देगी 23 लोग घायल हुए हैं। मतलब इतना बड़ा हमला होगा आपके ऊपर, मतलब कि 9 मिसाइल आपके ऊपर, देश के ऊपर गिर रही है, कोई मारा ना जाए, उससे बड़ा है नहीं। और यहाँ पे ना बीती कल की रात जो ईरान ने इसके ऊपर हमला किया है, इसका एक काफ़ी संवेदनशील एक ड्रोन स्टोरेज प्लांट भी था, उसके ऊपर भी एक मिसाइल जाके गिरी है, और जिसकी कीमत लगभग $72 मिलियन के आसपास थी, मतलब कि इतना उसका नुकसान हो चुका है। इस ड्रोन की कीमत सबका सब स्टोरेज था, इसकी कीमत ये थी। और इस एयर बेस पर हम कह सकते हैं मौजूदा पैट्रियट मिसाइल की बैटरी का भी एक बहुत बड़ा स्टोरेज था, बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है बीते कल के दिन ईरान के द्वारा। अब बात करते हैं कि ईरान का मकसद है क्या। तो गैस, ईरान का मकसद केवल यही है कि आप हमारे फटे में टांग मत अड़ाओ भाई। 1970 में जो ईरान के अंदर पिछली जो सरकार थी, उसने न्यूक्लियर हम लोग हथियार नहीं बनाएंगे, उसने टीटी में साइन किया था, राइट। अब जो उसके बाद जो इस्लामिक क्रांति आई थी इस देश के अंदर, नई सरकार बनी थी। इस्लामिक क्रांति आने के बाद तमाम वो जो नई सरकार थी, वो इस समय इजराइल के भी अगेंस्ट चल रही थी और अमेरिका के भी अगेंस्ट चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो उस ओल्ड टीटी को फॉलो कर रहे थे और इनको रोक रहे थे कि आप फिलहाल परमाणु हथियार नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर आपको दोस्तों यूरेनियम संवर्धन करना है तो आप उसका इस्तेमाल केवल अपने देश के अंदर बिजली बनाने में कर सकते हो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर आपको उसका इस्तेमाल किसी मेडिकल क्षेत्र में करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में यूरेनियम का प्रयोग होता है, आप उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हथियार नहीं बनाओगे। बट कहीं ना कहीं दोस्तों, जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है, जैसे फोर्दो के अंदर या फिर अदर जो प्लांट थे, उसमें ये देखा गया था कि ये एक बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है और उसी के द्वारा बनता है परमाणु हथियार। और रही सही कसर दोस्तों, IAEA की रिपोर्ट ने फाइनली 7 जून को एक पब्लिक डोमेन में इन्होंने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि इसके पास 90% तक यूरेनियम संवर्धन ये अब कर चुका है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक परमाणु हथियार बनाने के लिए 21 किलोग्राम यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है और इसके पास 90 के आसपास हो चुका है। तो ये कम से कम 4 परमाणु हथियार अपने तैयार कर सकता है। जैसी ये रिपोर्ट इसने पब्लिश करी, तुरंत क्या करा इजराइल ने, अगले ही दिन, मतलब कि 7 जून को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके बाद दोस्तों 10 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था इसी स्थान पर कि भैया एक काम करते हैं, परमाणु हथियार जहाँ पे यूरेनियम संवर्धन है ना, उस पर बम्बार्डिंग करते हैं। तभी से लेकर के अब तक लगातार युद्ध इनका जारी है और काफ़ी चरम पे पहुँच चुका है। एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी में इनका ये जो जंग है वो तब्दील हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि उसकी वो जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं मंथरा वाला काम कर दिया। मतलब कि मंथरा ना के कान भरती, ना भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास पे जाते, ना ही शायद रावण का वध होता। ये पूरा ना सिनेरियो चलते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी, ये इसने मंथरा का काम कर दिया, आग में इसने डाल दिया घी। देखिए, तनाव तो था तभी से, जब से ये नई सरकार बनी थी 1979 से, तब से दोनों के बीच में तनाव चल रहा था, ईरान और इजराइल के बीच में। सो गाइस, अब बात करता हूँ कि आखिरकार ईरान का मकसद क्या है। ईरान का मकसद सिंपल सा वही है कि भैया आप एक काम करो कि हमें अपने देश को सशक्त बनाना है और हम भी अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं कि कोई भी देश हमारे ऊपर हमला कर सकता है। और जब चला पता इजराइल को कि यार ठीक है, ये शायद अगर परमाणु हथियार बना लेगा, इसके पास 4 परमाणु हथियारों का रॉ मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, तो ये सबसे पहले हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो बस उसने बोला कि ठीक है, करो बम्बार्डिंग ईरान के ऊपर। तभी से स्टार्ट ये जंग हो गई थी। और बीते कल के दिन ईरान ने जो इस जगह पर जो हमला किया है यूएसए के एयरबेस पर, उसके बाद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने, इसके जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अगर अमेरिका ने हमको इसके रिवर्ट में जवाब दिया, हमारे ऊपर अब कोई हमला किया, तो हमारा इस बार जो टारगेट होगा दोस्तों, वो होगा आपका तेल अवीव
और दुबई, जाओ बचा लो उसको, हिम्मत है तो। ये है इसका कॉन्फिडेंस, मतलब कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं। फाइनली ईरान ने ये बोल दिया। अब दोस्तों मिडल ईस्ट में अमेरिका के करीब 38 जो है इस समय एक्टिव बेस हैं, जिनमें से सबसे बड़े हैं आपका कतर, यूएई और इराक के अंदर। और अमेरिका के मिडल ईस्ट में इस समय जो तैनात सैनिक है उसकी संख्या लगभग 45,000 के आसपास है। और ईरान के पास में जो इस समय कुल अनुमानित जो मिसाइलें हैं वो 3,000 से ज़्यादा अनुमानित इसके पास मिसाइलें रखी हुई हैं। इसके पास फतह 110 जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर, ये मिसाइल है इसके पास। ईरान के पास में एक जुल्फ़िकार मिसाइल है जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर। और अभी हाल ही में इसने एक नई मिसाइल का एक टेस्टिंग करी थी जो 100% काफ़ी सफल भी रही थी, जिसका नाम था दोस्तों आपका कैलिबर मिसाइल भी इसके पास में है, जिसकी रेंज है आपकी 2000 किलोमीटर के आसपास। सोचिए क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? थिंक अबाउट इट। कौन सा देश कितना शक्तिशाली है आप आइडिया लगा सकते हो। और इजराइल का अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इसके पास जो हथियारों का स्टोरेज है मात्र 10 से 12 दिन का बचा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि बैकएंड में इसको संभालने के लिए यूएसए आ गया, वो अलग बात है कि इसने यूएसए को ही दाव पे लगा दिया ट्रंप ने, वो थोड़ा अलग केस है। अब अमेरिका ने अब तक सीधा जवाब सच कहूँ तो तरीके से नहीं दिया है। लास्ट टाइम जो उसने बमबार्डी करी थी उसके बाद में ईरान को कुछ खास हानि नहीं पहुंची है। और यहाँ पर जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो हम उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। कितनी बार हमला करोगे भाई, आप फौर्दों को उड़ा ही नहीं पा रहे हो। भाई इजराइल ने कई बार इसी स्थान पे हमला किया, कुछ नहीं बिगड़ा है इसका। फिर उसके बाद में बमबार्डिंग करी यूएसए ने, तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। भाई न्यूक्लियर प्लांट है ही कितने ईरान के पास में, मोटे मोटे 3 ही तो हैं, आप उसको नहीं कर पा रहे हो तबाह। तो ऐसे ना करो, ज़्यादा अच्छा है। आप शांति की वार्ता पर बैठो, मेज पर बैठो और बात करो कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है। क्या सच में? चलिए मेरा आपसे सवाल है कि पिछली सरकार ने वहाँ पर परमाणु हथियार निषेध पर जो था उस पर इसने ट्रीटी में साइन किया था। मतलब कि 1970 में विकसित देशों ने, मतलब कि जो काफ़ी अमीर देश है, उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला था गरीब देशों के साथ में, जो विकासशील देश है। उनसे ये कहा था कि आप एक काम करो कि फिलहाल आप कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, इस ट्रीटी पर, इस समझौते पर, इस एमओयू पर साइन कर दो, और उसके बदले भी हम तुम्हें क्या देंगे। वो कमज़ोर देश है, उन्हें क्या चाहिए? उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए सिक्योरिटी, उनको चाहिए यहाँ पर जो साइंस के इन्वेंट होते हैं उसका फॉर्मूला, उसकी ट्रेनिंग हम गरीब देश को प्रोवाइड कर दें। वही चाहते हैं विकास के लेकर के। तो फाइनली काफ़ी देशों ने साइन कर दिए थे कि भैया ठीक है भैया, हमको तो सिक्योरिटी मिल रही है, कोई देश हमारे पर हमला करेगा तो ये विकसित देश मुसीबत में हमारे काम आ जाएंगे। अगर हमारे देश के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो ये देश हमारे काम आ जाएंगे उस समय। तो बहुत सारे देशों ने इस पर साइन कर ही दिया। और यही ऑफर भारत और पाकिस्तान को मिला था। पाकिस्तान ने उसमें मना कर दिया, ना 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 ना, हम नहीं करेंगे भैया, वर्तमान के प्रॉफिट के चक्कर में फ्यूचर को क्यों दाव पे लगाएंगे अपने। आने वाले टाइम पे तुम ही हमारे पर हमला बोल दो तो हम कहाँ से लाएंगे उसमें भी परमाणु हथियार। वो तो है नहीं कि मंत्र पड़ा प्रकट हो गया, परमाणु हथियार तैयार करना पड़ता है। तो फाइनली हमारे भारत ने भी साइन नहीं करा। ये वो दौर था जिस समय भारत के अंदर हर तरफ अकाल ही अकाल चल रहा था। ध्यान रखिएगा 1970 की बात कर रहा हूँ मैं। इस समय हर देश इस समय अकाल की चपेट में था, मतलब कि सॉरी, हमारे भारत के तमाम राज्य अकाल की चपेट में थे। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, बट फिर भी हमने हिम्मत दिखाई कि हम कर लेंगे सर्वाइव अपने हिसाब से। आप अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, कैसे विकास करना है अपने देश का। अगर हमने गलती से उस समय साइन कर दिया होता ना इस ट्रीटी में, और हम इन विकसित देशों के बहकावे में आ चुके होते, तो शायद हमारा भारत पाकिस्तान में तब्दील हो चुका होता। क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, वो तुरंत क्या करता, हमारे ऊपर बमबार्डिंग कर सकता था। बट अब तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। चलिए उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे, और पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कई बार। अब यहाँ पे ना भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत पर इसका इम्पैक्ट दोस्तों ये पड़ने वाला है कि जो हमारा 65% जो कच्चा तेल है, जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, इस मिडल ईस्ट से होता हुआ हमारे पास तक इंपोर्ट होता है। ख़ास तौर पर सऊदी और यूएई और ईरान से हम कच्चा तेल मंगवाते हैं। और अगर दोस्तों हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, और ईरान ने इसको बंद करने की धमकी दी है बीते कल के दिन, अगर ये गलती से बंद हो गया तो हमारे पास जो डायरेक्ट रूट से, सीधे रास्ते से जो हमको ये इंपोर्ट होता है ये क्रूड ऑयल, वो अप्रत्यक्ष रूप से बड़े रास्ते से होते हुए हम तक क्रूड ऑयल पहुंचेगा, जो एक बहुत बड़ा खर्चीला रूट है। और उसके बाद क्या होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। कम से कम ये कीमत अभी जो वर्तमान में आपके स्टेट में अगर 100 रुपये प्रति लीटर तेल चल रहा होगा पेट्रोल का, तो उसकी कीमत कम से कम 250 से 300 रुपये प्रति लीटर पहुँच सकती है, सोचिएगा। और उसके बाद दोस्तों जो भारत में रहने वाले 85 लाख प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और नौकरी पर भी इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में को डिस्कस किया था कि ईरान के अंदर हमारे कम से कम 2100 छात्र जो है वो फंसे हुए हैं इस युद्ध के अंदर, और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से भारत की सरकार उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों को अपने देश वापस लेके आ चुकी है।
क्योंकि ये छात्र वहाँ पर स्टडी करने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अदर कोर्स करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे फंसे हुए थे। और काफ़ी बड़ी संख्या में हम अपने जो भारतीय लोगों को हैं वहाँ से वापस लेके आ चुके हैं। अब वहाँ पे जो भी होता है हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फ़र्क तो पड़ेगा। वो कितना पड़ेगा वो चलेगा मतलब आने वाले थोड़ा समय में, कि अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अगर यूएन ने बीच में कुछ मतलब कि सुलह करवा दी इन सब के बीच में, तो शायद ये युद्ध रुक जाए तो फ़र्क ना पड़े। अब बस थोड़ा सा हमको करना है और इंतज़ार। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता इनके अगेंस्ट है। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इनके अगेंस्ट इस समय चल रहे हैं। और लास्ट वीक जो इन्होंने हमला किया है, इन्होंने अपनी उस गलती की वजह से पूरे अमेरिका को इस युद्ध के अंदर धकेल दिया है। मतलब कि जिस आग को ये बुझाने चला था, अमेरिका उसी में खुद जलने का इंतजाम करके आ चुका है। क्योंकि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये वो जंग है जिसमें बंदूकें चलने से पहले परमाणु के जखीरे बुरी तरीके से बिछाए जा रहे हैं ज़मीन के ऊपर। ये वो जंग थी और आपने उसी के ऊपर पैर रख दिया। अब ईरान के लिए दोस्तों रूस भी तैयार है न्यूक्लियर बम देने के लिए, और इजराइल अब शांति की भीख मांग रहा है, सच कहूँ तो, कि भैया रुक जाए युद्ध किसी भी हालत में। यानी कि जो चला था दूसरों की चादर खींचने के लिए, आज उसी के चादर ओढ़ने के ठंड में लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि अब होने वाला है न्यूक्लियर महाभारत। अब दोस्तों यहाँ पर यह हमला दिखाता है कि ईरान सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं, सीधे जवाब देने के मोड में आ चुका है। अगला कदम अमेरिका का होगा या फिर दोबारा से ईरान इसके ऊपर हमला करेगा, बस वेट एंड वॉच। क्या सच में यूएन कोई कदम उठाएगा? वेट एंड वॉच। बट आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस अब वक्त है आंखें खोलने का, क्योंकि आज जो गोलियां मिडल ईस्ट में चल रही है उसका धुआं हमारे देश तक आने में देर नहीं लगेगी, ये बात तो तय है। और इम्पैक्ट पड़ता है, हर देश के अंदर पड़ता है, किसी में थोड़ा तो किसी में ज़्यादा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।